नमस्कार दोस्तों, मैं सुधा मिश्रा कैलिबर अड्डा पे आप सभी का स्वागत है। हम सब पढ़ रहे थे विकारी शब्द। विकारी शब्द पद के भेद में विकारी शब्द हमने पढ़ा था संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्रिया। क्रिया जैसा नाम से ही स्पष्ट है, किसी काम का होना, जिसको इंग्लिश में हम वर्ब कहते हैं। इसकी परिभाषा हम देख लेते हैं। वह विकारी शब्द जिससे किसी काम के करने या होने का पता चले। ठीक, उदाहरण हम ले लेते हैं। उदाहरण: आना, जाना, हंसना, रोना, पहनना आदि। ठीक है। इसमें क्या होता है, लिंग, वचन और कारक के अनुसार विकारी शब्द क्या होते हैं, परिवर्तन जिससे उत्पन्न होता है। लिंग, वचन और कारक के अनुसार इसमें भी परिवर्तन उत्पन्न होता है। जैसे हमने कह दिया कि राधा रो रही है, तो राधा क्या है, स्त्रीलिंग है, एक वचन है। और तो उसमें रही है, उसका स्त्रीलिंग है, इसलिए रो रही है जुड़ जाएगा। वहीं अगर हम कहते हैं राम रो रहा है, तो वो पुल्लिंग है, तो पुल्लिंग के अनुसार क्या होगा, राम रो रहा है, रही और रहा है, इस तरह से परिवर्तन हो जाता है। और अगर वचन बढ़ जाते हैं, बहुवचन हो जाते हैं, वे रो रहे हैं, तो वे एक से ज्यादा हो गया, रहे हैं, तो उस तुरंत उसकी क्रिया में उसमें परिवर्तन हो जाता है। इसलिए यह भी एक विकारी शब्द है। विकारी शब्द जानने के साथ ही हम एक और चीज जान लेते हैं, धातु। धातु क्या होती है? धातु, अब धातु हम जान लेते हैं। धातु, इसका जो क्रिया जिस मूल रूप में आती है वही धातु होती है। क्रिया का मूल रूप जो होता है उसी को हम धातु कहते हैं। कैसे कहते हैं देख लीजिए। इसका उदाहरण से हम समझ लेते हैं। जैसे आना का, इसमें हम एक तरह से कह सकते हैं ना हटा दे, तो आना का क्या हो गया, आ, जाना का जा, हंसना का हंस, रोना का रो, पहनना का पहन, ठीक है, या सोना हो गया तो उसका सो। ये सब क्या हो गए, मूल धातु हो गए। धातु यानी मूल रूप से जो शब्द क्रिया के आए हैं उसमें ना प्रत्यय जुड़ा है, तो क्या बन गया, क्रिया बन गया, तो उनको हम धातु कहते हैं। अब हम थोड़ा क्रिया के भेद जान लेते हैं। क्रिया के भेद, क्रिया के भेद अलग अलग किताबों में आपको क्रिया के अलग अलग भेद मिल जाएंगे। मूलतः हम दो तरह से जानते हैं। पहला है मौलिक क्रिया। क्या हो गई, मौलिक क्रिया। मौलिक क्रिया जैसा नाम से ही स्पष्ट है, मूल रूप में जिस क्रिया का जन्म हुआ हो, जिसको हम एक तरह से धातु के नाम से भी जानते हैं, जिसको अभी हमने यहाँ पढ़ा है। तो मूल रूप से जो क्रिया जन्म लेती है वो मौलिक क्रिया होती है। जैसे रो, हंस, हंसता, इस तरह की क्रियाएं जो होती हैं मूल रूप में जो आती हैं वो मौलिक क्रिया हो गई। दूसरा हमारा हो जाता है यौगिक क्रियाएं। यौगिक क्रियाएं, यौगिक क्रियाएं भी कई तीन तरह की होती हैं। यौगिक क्रियाओं में पहला हम ले लेते हैं कर्म के आधार पर। कर्म के आधार पर, कहीं कहीं यह आपको रचना के आधार पर लिखा मिल जाएगा, तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। ठीक है, कर्म के आधार पर या रचना के आधार पर। ये भी दो तरह की होती हैं। कौन कौन सी? सकर्मक और अकर्मक। ठीक है, अब हम थोड़ा डिटेल में सकर्मक और अकर्मक को समझ लेते हैं।
सकर्मक, जैसा नाम से ही दिख रहा है। हिंदी में ज्यादातर शब्द ऐसे जो होते हैं जिनको नाम से ही हम उसका अर्थ या उसको उसके बारे में पता लगा सकते हैं। मतलब सकर्मक यानी साथ में, कर्म मतलब कर्म हो, यानी जिसके जिसके साथ कर्म हो या कर्म की संभावना हो। संभावना एक तरह से हम ये समझ सकते हैं कि जैसे जिसके व्यापार का प्रभाव कर्ता पर व्यापार का फल पर प्रभाव पड़ रहा हो। उदाहरण के लिए हम समझ सकते हैं, उदाहरण संध्या आम खा रही है, ठीक है, इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है। आम, जैसे वो आम खा रही है, खा रही है क्या हो गया, क्रिया हो गया। इसका क्रिया का प्रभाव पड़ रहा है, किस पे पड़ रहा है, आम पे। आम धीरे धीरे खत्म हो रहा है, अगर खा रही है तो खत्म हो रहा होगा, इसका प्रभाव पड़ रहा है, ठीक है। तो यह हमारा क्या हो गया, सकर्मक क्रिया हो गया। इसको पहचानने का एक तरीका और है कि जो एक क्रिया होती है, क्रिया से हम प्रश्न करते हैं। किस तरह के प्रश्न करते हैं, क्या या किसको। और ये प्रश्न करने पर जब हमको उत्तर मिल जाए तो वो क्या होती है, सकर्मक क्रिया होती है। संध्या क्या खा रही है, आम खा रही है, ठीक है, हमको उत्तर मिल गया, तो इस तरह से ये सकर्मक क्रिया हो गई। अच्छा, एक तरह से क्वेश्चन और आता है, जैसे आ गया एग्जाम में कई बार आता है, इतना ही लिखा, लिखना, पढ़ना। फिर आप ऐसी कंडीशन में कहेंगे कि इसमें क्यों और कैसे के क्वेश्चन कैसे करें। कई बार दिमाग भी चकरा जाता है कि हम इसमें क्वेश्चन कहाँ करें, सेंटेंस तो है नहीं। यहाँ सेंटेंस था तो हमको आंसर भी मिला और हमने वो क्वेश्चन भी किया, यहाँ हम क्या करें। तो यहाँ आप प्रश्न कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। क्या क्या लिखा, किसी ने आगे जोड़ लीजिए, मैंने क्या लिखा, तुमने क्या लिखा, राधा ने क्या लिखा, श्याम ने क्या लिखा। तो क्या लिखा, पत्र ही तो लिखा होगा, पत्र लिखा होगा नहीं, कहानी लिखी होगी, कोई लाइन लिखी होगी, कुछ तो लिखा होगा, छोटा बड़ा लिखा होगा, वर्णमाला लिखी होगी, कुछ लिखा होगा, दोहा लिखा होगा, चौपाई लिखा होगा, कविता लिखी होगी, कुछ लिखा होगा। आपके पास क्वेश्चन आएगा, लिखना, क्या लिखा। और अगर पढ़ने की बात करें, क्या पढ़ा, तो आप कोई किताब पढ़ी होगी, कोई कहानी पढ़ी होगी, कोई न्यूज़पेपर पढ़ा होगा, कोई स्टोरी पढ़ ली होगी, किसी न्यूज़ की लाइन पढ़ ली होगी, तो अल्फ़ाबेट्स पढ़ लिए होंगे, तो कुछ तो पढ़ा होगा। इस तरह से आपके पास ये क्वेश्चन का आंसर मिल रहा है, तो ये क्या हो गई, सकर्मक क्रिया। इस तरह की क्रियाएं अगर एग्जाम में आ जाती हैं तो आप सकर्मक क्रिया ही लिखिएगा, ठीक है। दूसरी हम पढ़ लेते हैं, दूसरी है अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया, देखिए इसमें भी नाम से ही पता चल जाता है। आ मतलब नहीं, विलोम शब्द जब हम पढ़ते हैं आ लगा के उसको पढ़ते हैं ना, सर जोड़ते हैं तो नहीं। कर्मक मतलब कर्म, यानी कि कर्म जो हो रहा है उसका प्रभाव क्या हो रहा है, नहीं पड़ रहा है। क्या नहीं पड़ रहा है, प्रभाव नहीं पड़ रहा है कर्ता पर। जो उसके कर्म के होने का जो प्रभाव है वो नहीं पड़ रहा है, तो इसलिए यह अकर्मक क्रिया हो गई। उदाहरण हम देख लेते हैं। उदाहरण हमारा हो गया, जैसे हमने कह लिया रूपा सो रही है, क्या कर रही है, सो रही है, ठीक है। सोने, उसके सोने का प्रभाव रूपा पे पड़ा या किसी के ऊपर पड़ा नहीं। जो ये प्रभाव होता है वो किसी और पे ना पड़ के कर्ता पे ही पड़ता है इसमें, ठीक है। तो जो सो रही है, सोने का प्रभाव किसी और पर पड़ा। यहाँ जैसे संध्या आम खा रही थी,
इसका प्रभाव किसी और पे नहीं संध्या पे नहीं पड़ रहा था, क्योंकि संध्या तो खा ही रही थी। प्रभाव किस पे पड़ रहा था? आम पे पड़ रहा था। यहाँ रूपा सो रही है, सोने का प्रभाव किस पे पड़ रहा है? सिर्फ रूपा पे पड़ रहा है, मुझ पे तो नहीं पड़ रहा है। रूपा सो रही है, या गद्दे पे तो नहीं पड़ गया प्रभाव। तो इसमें जो कर्म का जो प्रभाव होता है सिर्फ कर्ता पर पड़ता है, ठीक है। किस पे नहीं पड़ता है? किसी अन्य पे। अन्य पे कोई उसके साथ जो है उसके साथ कुछ है नहीं, इसलिए उस पे प्रभाव नहीं पड़ रहा है। सिर्फ प्रभाव किस पे पड़ रहा है? कर्ता पे, ठीक है। इसमें कर्म का प्रभाव सिर्फ कर्ता पे पड़ता है और किसी अन्य पे प्रभाव नहीं पड़ता है, तो इसलिए यह अकर्मक क्रिया हो गई, ठीक है। अब इसमें भी इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे आ गया हंसना, दौड़ना, इस तरह की क्रियाएं जो होती हैं। हंसना, अब इसमें जब हम क्वेश्चन करेंगे क्या, किसको, इस तरह की क्रियाएं करेंगे। क्या हंसना, क्या हंसना, आपके पास कोई आंसर नहीं आ रहा, आप कह रहे हैं कि हाँ मुझे हंसना, तो मुझे, अगर मुझे आया तो क्या से नहीं आंसर आएगा। किसको अगर हम करेंगे तो भी आंसर नहीं आएगा, किसको हंसना है, तुमको हंसना है, या इस तरह के आंसर नहीं आएंगे। कौन हंसा, कौन, तब हमारा आंसर आएगा। कौन से, हाँ मैं हंसी, तुम हंसे, ठीक है। अगर हंसाना होगा तब तो किसको से आंसर आ जाएगा, लेकिन हंसना है, दौड़, जैसे दौड़ना हुआ, दौड़ाना हुआ, तो आंसर आएगा किसको दौड़ा, किसको, किसको हंसा, या क्या हंसा, क्या दौड़ा, तो हमारे पास कोई आंसर नहीं आ रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं उसमें अकर्मक क्रिया होती है, ठीक है। अभी किसी तरह का डाउट हो रहा हो तो एक बार मैं फिर आपको क्लियर कर देती हूँ। जैसे जिन क्रियाओं का सकर्मक हमने लिख लिया, अकर्मक, जैसे इसमें जो फल का प्रभाव जो होता है वो कर्ता पर ना पड़कर किसी अन्य पे पड़ता है। किस पे पड़ता है? किसी अन्य पे। और इस पे यानी जो साथ में कर्म हो रहा हो, सीता ने भोजन बनाया, जैसे बनाया है, भोज सीता ने बनाया है, कर्ता कौन है? सीता है। क्या बनाया? भोजन। तो प्रभाव किस पे पड़ा? किसी अन्य पे पड़ा। और इसमें राहुल सोया, सो गया, या सोया, या सो रहा है, ठीक है। इसमें सो रहा है तो किस पे प्रभाव पड़ रहा है? राहुल पे पड़ रहा है, इसमें कर्ता पर प्रभाव पड़ रहा है, ठीक है। और क्या और किसको से के क्वेश्चन करके भी आप जान सकते हैं। स कर्मक, कर्म जिसमें दिख रहा हो, और अकर्मक जिसमें कर्ता पे ही वो प्रभाव डाल रहा हो कर्म, ठीक है। अब एक चीज और जान लेते हैं, सकर्मक क्रियाएं एक दो तरह की होती हैं। आप, पहली हमारी हो गई एक कर्मक और दूसरी द्विकर्मक, ठीक है। एक कर्मक नाम से स्पष्ट है, जिसमें एक क्रिया होती है, एक क्रियात्मक, और द्विकर्मक में जिसमें दो क्रियाएं एक साथ होती हैं, ठीक है। अब हम दूसरा जान लेते हैं अर्थ के आधार पर क्रिया। अब आगे की जो ये क्रियाएं हैं बहुत कम एग्जाम में आती हैं, तो थोड़ा हम
जल्दी देखेंगे। पहली है अर्थ के आधार पर भी दो होती हैं, क्रियार्थक क्रिया और दूसरी प्रेरणार्थक क्रिया। अब क्रियार्थक क्रिया जैसा नाम से ही पता चल रहा है, जिसमें किसी क्रिया का होना पता चलता है कि कोई क्रिया किसी अर्थ के साथ हो रही है, वो क्रियार्थक क्रिया हो गई। मेन हमारा आता है प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया में हम उस क्रिया को लेते हैं जो किसी काम को करवाने, स्वयं ना करके किसी काम को करवाने का काम करती है। इसमें जो कर्ता होता है, कर्ता स्वयं नहीं करता है काम, किसी और से करवाता है। ये उसे करवाने का काम करता है। ठीक, जैसे रामू से पेड़ कटवाना है, मुझे कटवाना है या किसी और को कटवाना है। किससे कटवाना है? रामू से। खुद नहीं काटना है, कटवाना है। या मेहंदी लगवानी है, पानी दिलवाना है। जब यह स्वयं ना करके किसी और से कराया जाए, किसी और को करने के लिए प्रेरित किया जाए, तो वो प्रेरणार्थक क्रिया होती है। ठीक है, अर्थ के आधार पर ये हमारी हो गई। अब हम थोड़ी अन्य क्रियाएं जान लेते हैं। अन्य क्रियाएं, पहली हो गई पूर्वकालिक। पूर्वकालिक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया हम कह सकते हैं कि जब किसी कर्ता की क्रिया समाप्त हो जाए, क्रिया समाप्त हो जाए और उसी क्षण और उसी उसी क्षण दूसरी क्रिया तो वो पूर्वकालिक क्रिया है। ठीक है, जैसे जब कोई क्रिया समाप्त हो जाए, उसके बाद उसके साथ ही दूसरी क्रिया शुरू हो जाए। जैसे उसने पूजा करके भोजन किया। ठीक है, जैसे पूजा करके वो एक काम क्या हुआ, जैसे खत्म हो रहा है, वहीं दूसरा काम उसके साथ ही दिख रहा है। एक काम के साथ जब दूसरी क्रिया प्रवृत्त हो जाए तो उसको क्या कहते हैं? पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं।